हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है ना, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या को वन शॉट में हम सीखने वाले समझने वाले प्रश्नावली 1.1 को। ठीक है, पहले मैं इसके बेसिक्स को समझाऊंगा, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद एक एक करके जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के प्रश्न है उनको मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पर लाइक ज़रूर कर देना। स्टार्ट कर दें। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें संख्या, है ना, आपके मन में आ रहा होगा क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, वास्तविक संख्या। तो आपके मन में आना चाहिए कि भैया संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्या भैया दो प्रकार की होती है, एक तो है वास्तविक संख्या, एक तो है वास्तविक संख्या जिसे हम पढ़ेंगे और ये आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और एक होती है काल्पनिक संख्या। दूसरी क्या होती है? काल्पनिक संख्या। कोई दिक्कत? दो प्रकार की संख्या होती है। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या के भी दो प्रकार के होते हैं। ये दादाजी हैं, दादाजी के दो बेटे हैं, इस बेटे का दो पुत्र हैं, इसका कोई नहीं है। ठीक है, इसके क्या है, एक तो है परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या का एक बेटा है परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, और दूसरा बेटा है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के दोनों क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 में, परिमेय और अपरिमेय के बारे में। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया ये क्या बताया आपने काल्पनिक संख्या, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, जरा इसको समझाइए। तो काल्पनिक संख्या कक्षा 11 में पढ़ोगे, कक्षा 10 में नहीं है। फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जैसे कि मैंने एक प्रश्न ले लिया, हल कीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने एक प्रश्न ले लिया है, हल कीजिए। क्या एक क्वेश्चन लिया मैंने कि x² + 1 = 0 है, इसको हल करो। तो आप क्या करोगे भैया, ये तो बड़ा आसान है, प्लस का एक उधर ले जाओ, माइनस का एक हो गया। अब क्या करो, आप वर्गमूल निकाल लो, वर्गमूल निकालो। तो आप जैसे ही वर्गमूल के अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा माइनस। अरे भैया माइनस है, कैसे बाहर निकालूं? एक का वर्गमूल तो एक होता है, लेकिन ये माइनस। जी हाँ, यही आपको दिक्कत देगा, जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, ठीक है, तो समझ जाओ वहां आपको काल्पनिक संख्या है। और ये जो -1 है ना, इसका मान आयोटा के बराबर होता है, आई के बराबर होता है। आई को अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स, आयोटा प्रेजेंट करते हैं इसको, आयोटा कहते हैं, आई से लिखते हैं। और ये डरने की बात नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बड़ा आसान, लेकिन कक्षा 11 में है। तो हमें अभी ये पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, ये सिलेबस में है। हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे आसानी के साथ। ठीक है, सबसे पहला जो आपके आपके एनसीईआरटी में टॉपिक आता है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इस पे आधारित प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, लॉशपर निकालना, मॉशपर निकालना, वो हम सब सीखेंगे। उससे पहले मुझे आपको दो चीज बतानी बहुत जरूरी है, दो चीज। पहली चीज क्या है आपकी, एक तो है भाज्य संख्या। भैया भाज्य संख्या क्या होता है? ठीक, भाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, संख्या जिसके, संख्या जिसके दो से अधिक, दो से अधिक गुणनखंड हो। तो ऐसी संख्या जो दो से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया मैंने 6। ठीक, तो देखो 4 किससे कट रहा है? 4 2 से कटेगा, 4 1 से भी कटेगा और 4 4 से भी कटेगा। तो इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है, 1 2 3। 6 किससे कटेगा? 6 2 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 6 6 से भी कटेगा और 6 1 से भी कटेगा। यहाँ देखिए दो से ज्यादा गुणनखंड है, तो 6 और ये 4 क्या है? भाज्य संख्या है। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, इस पे आधारित अभी प्रश्न भी मिलेंगे एग्जाम में, आते हैं 2 नंबर का एक प्रश्न एग्जाम में आता है और अभी भी हम बहुत सारे प्रश्न हल करेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? संख्या, संख्या जिसके, जिसके केवल, केवल दो गुणनखंड, ऐसी संख्या
जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। आमतौर पे अगर बोलूं, ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित हो जाए उसे भाज्य कहते हैं, और ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित ना हो उसे अभाज्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, 5 हो गया, और भी संख्या है, तो ये हमारी अभाज्य है। 2 किससे कटेगा, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो बाबू ये क्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं और एक। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या होगी। अब यहाँ पर मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि अगर मैं प्रमेय बता देता और आपको भाज्य अभाज्य के बारे में पता ही नहीं है तो समझ में ही नहीं आता है प्रमेय। ये प्रमेय आपके लिखी हुई है, ये प्रमेय क्या कहती है, मैं आपको बिना पढ़े बता रहा हूँ। ये प्रमेय क्या कहती है, अगर आपके पास कोई भाज्य संख्या है, अगर आपके पास कोई भाज्य संख्या है, तो किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। उसका ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो तरीका होता है वो एकदम एक यूनिक होता है। कहने का मतलब है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, ये प्रमेय क्या कहती है, हमारे पास एक भाज्य संख्या 18 का गुणनखंड करो, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, जब तक 1 ना आ जाए तब तक काटना है। 18 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 1 बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है। इसको चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, 3 को पहले लिख लो, 2 को बाद में लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके क्रम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 3 2 बार आया, 2 1 बार आया, वो फिक्स है, वो बदलेगा नहीं। इसका ऑर्डर इधर उधर करके लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बाबू मेरे ये क्या है, 18 क्या है मेरा, 18 है भाज्य संख्या, 18 है भाज्य संख्या। और ये जो 2 है और ये जो 3 है बाबू, ये मेरे कैसी संख्या है, ये मेरी अभाज्य संख्या है। ये मेरी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये कौन कहता है, ये कहता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कहती है कि भाई कोई भी भाज्य संख्या हो उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, अब 2 वर्ड आपको और लिखवा देता हूँ, जैसे HCF हमें निकालना होगा आगे चलकर, और हमें निकालना होगा LCM। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, HCF को कहते हैं महत्तम समापवर्ती, शॉर्ट में मौसा। ठीक है, और LCM को कहते हैं लौसा, लघुत्तम समापवर्ती। तो लौसा मौसा निकालने के लिए प्रश्न एग्जाम में आएंगे। लौसा को LCM कहते हैं, किताब में भी LCM लिखा हुआ मिलेगा आपको, और मौसा को HCF कहते हैं। इस पर आधारित प्रश्न अभी हम थोड़ी देर में निकालना सीखेंगे। बच्चों बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? अब कई बच्चे ना ये चीज देखते नहीं है, वो बच्चे क्या करते हैं, सीधे प्रश्न पे आ जाते हैं और प्रश्नों को रटना शुरू कर देते हैं। गणित भाई रटी नहीं जाती है, गणित को समझ लिया ना तो हर एक प्रश्न आसान है। कभी भी कूद के प्रश्न पे मत जाया करो कि ये तो सब बकवास है, नहीं, ये जरूरी चीजें हैं, ये आपका बेस बनाएंगी, ये आपका आधार मजबूत करेंगी। अगर बेसिक हमारे समझ में आ गई तो प्रश्नावली के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, फटाफट हमारे दिमाग में आ जाएंगी। नहीं तो चीजों को रटोगे आप, प्रश्नों को रटोगे, भाई ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है करके। ठीक है बच्चों, प्लीज बेसिक को आप इग्नोर मत किया करो। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 की गणित पर। ठीक है, पहले प्रश्न पे आ जाओ। पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले वाले पे आ जाते हैं, 140। देखो विभाजित का जो नियम है, 2 से कौन सी संख्या कटती है, 3 से कौन सी कटती है, 5 से कौन सी कटती है, ये आपको आना चाहिए। इकाई के स्थान पर अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से कटेगी। 2 7 14, पीछे से 0, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, 0 आ गया, 10 हो गया, 2 5 10, 5 इकाई के स्थान पर 5 से कटेगी, 5 7 35, 7 1 कम 7, जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हमें गुणनखंड करना है। 140 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, 5 है 1 बार, और 7 है 1 बार। ठीक है बच्चों, तो ये हमें मिल गया
140 का गुणनखंड। आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम हलवा क्वेश्चन है। पहला वाला हो गया, दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरा वाला क्या है मेरे भाई, 156 है। इसका हम गुणनखंड करेंगे। कैसे करो, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा 8, 18 हो गया, 2 9 18, 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 3 9, 13 अभाज्य संख्या होती है, 13 1 कम 13। तो 156 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 है 1 बार, 13 है 1 बार। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं अगले पर, अगले वाले पार्ट में। दूसरा भी हो गया, तीसरे में आ जाओ। क्या है तीसरा हमारे पास, 3,825। काटो इसको, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 3 बचा, पीछे से 2 हो गया, 32 हो गया, 5 चंग 30, 2 बचा, 5 आ गया, 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 बचा, 6 आ गया, 26 हो गया, 5 बचे 25, 1 बचा, 5 दिया 15। किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, और ये हो गया 17 एकम 17। तो हमारे पास 3,825 का जो गुणनखंड होगा वो 5 कितनी बार है बच्चों, 2 बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 17 1 बार है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ 5005 पर। ठीक है, 5005 पर, इस पे आ जाओ। 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, फिर किससे कटेगा, 7 से काट के देखें, 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बचा, 7 तिया 21, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33, 13 एकम 13। ठीक है, 13 एकम 13। तो मैं लिख सकता हूँ 5005 को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 5 कितनी बार है, 1 बार, 7 है 1 बार, 11 है 1 बार, 13 है 1 बार। ठीक है, यहाँ 13 लिखा है, डिजिटल बोर्ड में उधर दिख नहीं रहा होगा ना, 13। क्लियर, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक किसी भी प्रश्न में नहीं होगा, आराम से हो गया। अब आते हैं 5वें पार्ट में। 5वें पार्ट में थोड़ा जगह नहीं मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप। अगले वाले में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है 5वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5वां गया हमारे पास 7,429। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ रखा है। तो ये किससे कटेगा, आप चेक करते हुए जाओगे, किसी भी सम संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 2 3 2 4 6 8 ऐसे तो भूल ही जाओ, क्योंकि इकाई के स्थान में विषम है। 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ऐसे करते हुए जाओगे। 17 पे आ जाओ, 17 का 17 34, 17 क्या, 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, 74 में से 68 घटा दो, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा, पीछे से 2 है, 62 हो गया। ठीक है, 17 तिया 51, 17 तिया 51, घटाएंगे तो 11 बचा, पीछे से 9 हो गया, 19 हो गया, पीछे से 9 हो गया, 19 हो गया, 119, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 117 नम्मा 17 बोल रहा हूँ, 119 है ना। तो कितनी बार, 17 को 7 से गुणा करके देखो, 7 सत्ते 49, 7 तो हाँ 17 सत्ते 119 तो होता है। ठीक है, फिर देखो बच्चों, अब किससे कटेगा, 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, 3 2 5, 57 हो गया, 19 तिया 57, और 23 एकम 23। तो 7,429 का जो गुणनखंड है वो है 17 गुणा 19 गुणा 23। वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा गया है। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। चलिए दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न वेरी वेरी वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF, HCF मतलब मौशा, HCF मतलब मौशा और LCM मतलब लौशा ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये खुद में एक रिजल्ट है, नियम है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उसके HCF गुणे LCM के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का 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 आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले पहले क्या सीखेंगे कि लौशा मौशा कैसे निकाला जाता है, ये आप सीखोगे गुणनखंड विधि से। उसके बाद ये जांच भी करेंगे और ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही लागू होता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, पहले वाले पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले यहाँ 26 लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे 91। करना है गुणनखंड, करो। 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। ठीक है, 91 पे आ जाओ। 7 एकम 7, 7 3 21, 13 एकम 13। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, यहाँ तक नहीं होगी। अब जो भी अभाज्य गुणनखंड आया उसको लिख लीजिए, क्योंकि 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है, 13 एक बार है, और 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 एक बार है। देखो समान संख्या के नीचे समान संख्या लिखनी है और 13 एक बार है। एक बार पावर में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर में एक लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब जब ये हो जाए उसके बाद आपको क्या देखना है कि ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों में हो। दो संख्या वाला प्रश्न है ना, तो आपको ढूंढना है जो संख्या दोनों में हो। तो यहाँ देखोगे भैया 13 ना दोनों में है, 13 हमारा दोनों में है। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं HCF मतलब मौशा। मौशा में क्या होता है, वो संख्या लेनी है जो दोनों में हो। दोनों में क्या है मेरे भाई 13, और मौशा में क्या होता है कि न्यूनतम घात ली जाती है। जो दोनों में है ना उसकी क्या लेनी है हमें, न्यूनतम घात। तो 13 की न्यूनतम घात क्या है, एक ही है, तो घात में एक लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 13 ही रहेगा। HCF कितना आ जाएगा 13, मौशा 13 आ जाएगा। अब आ जाओ LCM लौशा पर। जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात लो। जो दोनों में है ना बच्चों उसकी अधिकतम घात लो। 13 की अधिकतम घात कितनी है, एक ही है, और जो बच गए हैं उनको गुणे में डाल दो। 2 बचा था, 7 बचा था, उनको गुणे में डाल दिया। 13, 7 दूनी 14, 13 चौके 52, हासिल लगा 5, 13 कम 13 और 5 18, 182 आ गया। तो HCF हमारा 13 है और जो LCM है वो हमारा 182 है। ठीक, ये तो निकल गया। अब हमें क्या करनी है मेरे भाइयों, जांच करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है। तो करेंगे जांच। जांच का नियम क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, HCF गुणा LCM के बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर आता है तो आपका उत्तर सही है, अदरवाइज आपका उत्तर गलत है। ठीक है, पहली संख्या हमारे पास है बच्चों 26, दूसरी संख्या हमारे पास है 91। HCF हमारा आया था 13 और LCM आया है 182। अब हम इनको करना है, इनको गुणा करो, गुणा 91 को गुणा करना है 26 से। 6 कम 6, 6 नम 54, ठीक हो गया। 2 एक कम 2, 2 नम 18, जोड़ देंगे 6, 6 8 और 5 13, 23 66। इन दोनों को गुणा किया तो क्या आ गया 23 66, और यही चीज इधर भी आनी चाहिए। अब इनको गुणा करके देखते हैं, 182 को गुणा करना है 13 से। करो गुणा, 3 दूनी 6, 3 8 24, हासिल लगा 2, 3 एक कम 3 और 2 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 कम 1, जोड़ दो 6, 6 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 1 और 1 2। तो ये भी क्या आ गया 23 66। अब देखेंगे कि दोनों तरफ क्या है, समान है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है अपना
राइट हैंड साइड, अतः हमारा उत्तर सही है, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। कोई डाउट, कोई दुविधा बच्चों बताइए? नहीं होगी तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। पहला वाला पार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे वाले प्रश्न में। चलिए दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ। दूसरे वाले पार्ट में क्या है? 510 और दूसरा क्या है? 92। ठीक है, करते हैं गुणनखंड इसका। तो दूसरे कटेगा 2 दूनी 4, 1 बचा, 11 हो गया, 2 पंजा 10, 1 बचा, 2 पंजा 10। 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, और ये हो गया 17 एकम 17। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे, 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 3 6, और ये हो जाएगा 23 एकम 23। 23 एक अभाज्य संख्या है। तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर 510। 510 को मैं लिख सकता हूँ 2 है एक बार, 5 है एक बार, 3 है एक बार, और 17 है एक बार। 92 पे आ जाओ, 2 है 2 बार, और 23 है एक बार। अब वो संख्या ढूंढो जो दोनों में है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। चलिए सबसे पहले निकालते हैं HCF। जो दोनों में हो उसकी न्यूनतम घात, 2 की न्यूनतम घात 1 है, तो ये आ जाएगा 2। अब निकालो आप LCM। जो दोनों में उसकी अधिकतम घात, LCM में अधिकतम घात ली जाती है, 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। और जो छूट गए हैं, ये जो छूट गए हैं, इन सबको क्या डाल देते हैं? गुणा में। 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23। तो यहाँ देखो, 4, 2 को 2 बार गुणा करोगे, 4 पंजे 20, 20 3 60। इसको मैं आगे हल करता हूँ, ये 60 हो गया, गुणे में 23 गुणा 17, 23 गुणा 17। अब देखो गुणा करो, 23 और 17 को यहाँ गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 17 तिया 51, हासिल लगा 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। ये हो जाएगा 60 गुणा 391। तो 391 को गुणा कर दे 6 से, 6 कम 6, 6 नम 54, हासिल लगा 5, 6 तिया 18 और 5, 18 और 5 23, पीछे से लग गया 0, तो गुणा कर देंगे, ये 0 था ना, तो ये हो जाएगा 23 460। ये आपको आपका क्या मिल जाएगा बच्चों? LCM 23 460, और हमारा HCF कितना आया था? 2 आया था। अब हमारा उत्तर सही है कि नहीं वो पता लग जाएगा जांच से। जांच क्या कहती है? प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर होनी चाहिए HCF गुणे LCM के, है कि नहीं? रखो मान रखते हैं यहाँ पर। तो पहली संख्या बाबू हमारे पास क्या है? पहली संख्या हमारे पास है 510, दूसरी संख्या है 92, HCF हमें मिला था 2, और LCM हमें मिला है 23 460। 23 460 गुणा करो, 510 को गुणा करना है 92 से, 2 गुणा 0 0, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 9 गुणा 0 0, 9 एक कम 9, 9 पंजे 45, जोड़ दोगे 0 2 9 6 4, ये आ रहा है आपका 4 6 9 2 0। 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 0 0, 2 चंग 12, हासिल लगा 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। क्या दोनों तरफ समान है? जी बिल्कुल, दोनों तरफ समान है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में
वही आपका राइट हैंड साइड में है। अतः हमारा उत्तर सही है। हमारा उत्तर क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है। आराम से बन गया। ठीक है, सेकंड वाला भी प्रश्न हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट में। क्वेश्चन बच्चों रिवीजन जरूर करना है, बिना रिवीजन के आपको कुछ मजा नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको गणित में स्ट्रांग बनना है तो बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस लगातार करनी है। अगले वाले में आ जाओ। 336 और कौन सा है? 54 है। करो इनका गुणनखंड। तो ये कटेगा भाई, 3 से काट दो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर कटेगा किससे? 2 से। 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। फिर यहाँ आ जाओ। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 14 हो गए, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न में। चूंकि 336 को हम लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 है 4 बार, 3 है 1 बार, 7 है 1 बार। फिर 54 में आ जाओ। 2 1 बार है, 3 3 बार है। ठीक, देखो 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? HCF यहाँ निकाल देते हैं। तो जो दोनों में होता है उसकी न्यूनतम घात, तो 2 की न्यूनतम घात क्या आ जाएगी? 1, और 3 की न्यूनतम घात, तब की बार 2 संख्या है, अगली संख्या लिखने के लिए गुणा लगाना पड़ेगा। 3 की न्यूनतम घात कितनी है यहाँ पर बच्चों? 1 है। 2 एक बार, 3 बार, 2 3 6 आ जाएगा। HCF क्या होगा बच्चों? 6 होगा। LCM में आ जाओ। जो दोनों में उसकी अधिकतम पावर, 2 की अधिकतम पावर 4, 3 की अधिकतम पावर 3, और जो बच गया उसके गुणे में डाल दो। 7 बच के गुणे में डाल दिया। गुणा करो, 2 को 4 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 आ जाएगा। 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 आ जाएगा, गुणे 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है? गुणा करना है। पहले इन दोनों के गुणा कर लेते हैं। 27 गुणे 7, 7 सत्ते 49, से लगा 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ये आ जाएगा। अब उसको गुणा करना है 16 से। 6 नम 54, हासिल लगा 5, 8 छंग 48, 48 और 5 क्या हो जाएगा? 53, 53 का 3, हासिल लगा 5। ठीक है, 6 कम 6 और 5 11, 1 नम्मा 9, 1 अट्ठे 8, 1 कम 1, जोड़ दो। 9 3 12, हासिल लगा 1, 8 रंग 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, ये आ जाएगा 3024। लॉस ऑफ क्या आ गया? 3024। अब हमें क्या करनी बच्चों? जांच करनी है। जांच पे आ जाओ। जांच का नियम क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होनी चाहिए। HCF गुणे LCM, ये नियम है। पहली संख्या हमारी कितनी है? 336, दूसरी संख्या 54, HCF हमें मिला था 6, LCM हमें मिला 3024। ठीक, इसको हल करते हैं। यहाँ पर 336 को गुणा करना है 54 से। करो गुणा। 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 तिया 15 और 3
18 हासिल लगा 1, और 5 या 15, और 1 16 हो जाएगा, छोड़ दो। 4 4 8 और 3 11 हासिल लगा 1, 6 और 7 और 8, 18 144, 18 144 आ गया। अब गुणा करो, 6 चक्कू 24 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल लगा 1, और 6 3 18। तो दोनों तरफ क्या आ गया, समान आ गया। 18 144, 18 144 दोनों तरफ। अतः हमारा उत्तर सही है। कोई दुविधा बच्चों, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आता है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे 2 संख्या थी, आपके पास 3 कर दी गई है, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो भाई एक डायलॉग है ना मिर्जापुर का, कि गद्दी पे हम रहे या मुन्ना रहे, नियम सबके लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पर संख्या 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे या 10 रहे, नियम सबके लिए सेम है। जो तरीका है एलसीएम एचसीएफ निकालने का, वो सेम रहता है गुणनखंड में। संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, नियम वही रहेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले वाले पे आ जाओ, और इसमें कोई जांच नहीं लगेगी। ठीक है, कोई जांच का चक्कर नहीं है। जांच सिर्फ 2 संख्या के लिए है, 2 से ज्यादा होने पर जांच नहीं लगता है। कई बच्चों के मन में गलत फहमी रहती है, जांच जांच जांच। ठीक है, जांच सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही है, ये ध्यान रखना है। कटेगा किससे, 2 से कटेगा, 2 चंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, फिर आ जाओ, 3 बचे 15, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको अब लिख लीजिए। 12 को हम लिख सकते हैं, 2 है 2 बार, 3 है 1 बार। 15 पे आ जाओ, 3 के नीचे 3 लिखोगे, 3 है 1 बार, 5 है 1 बार। 21 पे आ जाओ, 3 है 1 बार, 7 है 1 बार। समान संख्या के लिए समान संख्या लिखनी है। अब आपको देखना है वो संख्या जो तीनों में हो। 3 संख्या दी गई है ना, तो आपको वो संख्या ढूंढनी है जो तीनों में हो। ढूंढ लिया हमने, तो वो है 3। बाकी नियम वही है एचसीएफ एलसीएम का, जो तीनों में है उसकी न्यूनतम घात, 3 की न्यूनतम घात 1 ही है, तो आपका आ जाएगा 3। एचसीएफ कितना होगा मेरे प्यारे भाई, वो 3 होगा। एलसीएम पे आ जाओ, जो तीनों में उसकी अधिकतम घात, 3 की अधिकतम घात क्या है, 1 ही है। ठीक हो गया, और जो बाकी संख्या बच गई है उसको गुणे में डाल दो। 2 की पावर 2 बची, 5 की पावर 1 बची, 5 की पावर 1 बची, और 7 की पावर 1। पावर में 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। देखो ये हो जाएगा 7 3 21, और 2 को 2 बार गुणा करोगे 4, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42, पीछे से 0। तो आपका जो एलसीएम होगा वो होगा 420, और एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पहला वाला तो खत्म, दूसरा वाला और भी जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा वाला जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है, 17 है, क्या है 23 है, और फिर क्या है 29 है। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा, ये तीनों संख्या क्या है मेरे प्यारे भाइयों, अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक, तो और अभाज्य संख्या में एक नोट लिख लीजिए, अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, और एलसीएम जो होता है, अभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। चाहे यहाँ 3 रहे, 2 रहे, या जितनी भी संख्या रहे, अगर सबकी सब संख्याएं अभाज्य हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। और एलसीएम क्या होता है, जब जब एचसीएफ 1 आएगा तो जितनी भी संख्याएं होंगी उनको आपस में गुणा कर दो। 17 23 गुणा 29 कर दोगे
जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जब जब एचसीएफ 1 आएगा तब तब एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या आपको दी गई हैं उनको गुणा कर देना है बस, आपको आपका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या होगा, जैसे 17 है ना, 17 को मैं लिख सकता हूँ 17 गुणा 1, 23 को लिख सकता हूँ 23 एकम 23, 29 को लिख सकता हूँ 29 एकम 29, 17 को लिख सकता हूँ 17 गुणा 1, 23 को लिख सकता हूँ 23 गुणा 1, 29 को लिख सकता हूँ 29 गुणा 1। तीन ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों में हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो एक तो है, इसी वजह से एचसीएफ हमारा कितना आता है, 1 आता है। और एलसीएम क्या होगा, जो संख्या बच गई उनके गुणे में डाल दो, 17 गुणा 23 गुणा 29। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन तीनों को गुणा करके क्या आ रहा है कमेंट करके आप ज़रूर मुझे बताओ, मैं आपका उत्तर, आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है मेरे भाइयों, गुणा ज़रूर करना है, मुझे ये भी पता लग जाएगा कि भाई तुम्हें गुणा आता है या नहीं आता है। गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग ये तो आना ही चाहिए, अगर ये नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये तो मेन चीज़ है, कक्षा 10 में अगर फोड़ना है तो गुणा भाग जोड़ घटाना आना चाहिए। गुणा करके बताओ कि कितना आ रहा है। ठीक है, दूसरा वाला हो गया, तीसरे वाले पे आ जाओ, तीसरे वाले पे आ जाओ। संख्या हमारे पास है 8, 9 और 25 है। गुणनखंड करो, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 पे आ जाओगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 पे आ जाओगे, 5 बचे 25, 5 एकम 5। तो करते हैं गुणनखंड, लिखते हैं, 2 कितनी बार है, 3 बार है। 9 में आ जाओ, 3 कितनी बार है, 2 बार है। 25 में आ जाओ, 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो गुणे में कुछ नहीं, देख लिख लो, कोई भी ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों में हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा बच्चों, एचसीएफ होगा 1। और अभी मैंने आपको बोला था जब जब एचसीएफ 1 आएगा एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, तीनों संख्याओं को आपस में, मतलब जितनी भी संख्या दी गई होंगी उनको आपस में गुणा कर देना है। 8 गुणा 9 गुणा 25, तो 25 अट्ठे 200, गुणे में है 9, 9 दूनी 18, पीछे से 2 0। ठीक है, एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम क्या होगा, 1800 होगा। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, नहीं होगी। और ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया होगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है, वो भी 2 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है तो दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है, बोर्ड एग्जाम में। तो कैसे लिखेंगे एग्जाम में, हल सबसे लिखेंगे, पहले दिया है, क्या दिया अपने को, एचसीएफ 306 और 657 का कितना है मेरे भाई, 9 है। आपको एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। क्या लिखोगे यहाँ पर, हम जानते हैं, हम जानते हैं, आप क्या जानते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये नियम है ना, इसको आप याद भी रखिए। अब यहां पर हमें क्या करना है, मानों को रख देना है। पहली संख्या हमारी पास है 306, दूसरी संख्या है 657, एचसीएफ हमारे पास 9 दे रखा है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ये 9 गुणे में है, इधर आके क्या होगा बच्चों, बराबर किधर आके क्या होगा, भाग में होगा। 306 गुणा
657 है, ये 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और यहाँ आ गया एलसीएम 9 से काटोगे 9 3 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौको 36। अब आपको 34 से गुणा कर देना 657 में, एलसीएम, ठीक है, 657 गुणा 34 करो तो 7 28, हासिल लगा 2, 4 पंचे 20 और 2 22, हासिल लगा फिर से 2, 4 छंग 24 और 2 26, 3 7 21, हासिल लगा 2, 3 बचे 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 3 छंग 18, 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 6 और 7 15, 15 क्यों लिख रहा हूँ, 13, 6 और 7 13, हासिल लगा 1 और ये हो गया 12, हासिल लगा 1, तो आंसर आ जाएगा 22 33 38, 22 33 8। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है 2 नंबर में, आराम से बन गया। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन इस साल पूछा गया है बड़े नंबर में, और बड़े नंबर में हर साल आता है, ठीक है, 4 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में। कह रहे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n, आपको बताना है ये संख्या कभी भी 0 पे समाप्त हो सकती है, ये चेक करना है। अगर मतलब 6 की पावर 1 करोगे तो 6 आएगा, 6 को एक बार गुणा करना है, 6 को 2 बार गुणा करोगे 36 आएगा, 6 को 3 बार गुणा करोगे, अगर 6 की पावर कुछ भी लिख दो, ठीक है, क्या कभी ये 0 पे समाप्त होगा, ये आपको चेक करना है। तो इसके लिए नियम क्या है, जो भी संख्या दी जाती है अगर हम उसका गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड में कम से कम 2 एक बार और कम से कम 5 एक बार अगर आ जाता है तब तो संख्या 0 पे समाप्त होगी, अगर नहीं आती तो समाप्त नहीं होगी। कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 होना चाहिए, एक से ज़्यादा बार आएंगे चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 होने चाहिए साथ में। तो लिखेंगे चूंकि जो संख्या दे रखी है 6 दे रखी है, 6 का आप कर दो गुणनखंड, 2 3 6, 3 एकम 3, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, ठीक हो गया। 2 तो आ गया एक बार, 5 कहाँ है, 5 है यहाँ पर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि संख्या का गुणनखंड, चूंकि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ये लिख देना। इतना छोटा सा क्वेश्चन करोगे 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं घुमा दूं, जैसे 6 की जगह मैं अगर लिख देता हूँ 10 की पावर n, क्या ये समाप्त होगा, तो आप देखते हैं अगर मैं 10 का गुणनखंड करूं तो 2 5 10, 5 कम 5, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो ये 0 पे होगा, ये 0 पे समाप्त होगा। अगर 10 की पावर n आ जाता तो 2 भी कम से कम एक बार है, 5 भी एक बार है, इससे ज़्यादा भी आता तो चलता, इसके अलावा कोई और संख्या आती तो भी चलती, 2 और 5 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या लिखता, चूंकि संख्या गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप है, अर्थात यह संख्या 0 पर समाप्त होगी, इसके लिए ये लिख देता। ठीक है, एक के साथ मैंने एक और करा दिया आपके अच्छे प्रैक्टिस के लिए। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी पूछा गया है कई बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है भाज्य संख्याएं क्यों है।
ये आपको बताने की भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले वाले में आ जाओ। तो भाज्य संख्या के लिए मैंने क्या बोला, भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 है। तो यहाँ से कम 13 दोनों में उभयनिष्ठ है, 13 निकाल लो बाहर। 7 गुणे 11, 7 गुणे 11, 13 एकम 13, 13 बाहर निकाल दिया, 13 एकम 13। ठीक, फिर देखिए 11 सदे 77, 77 एकम 77, 77 में एक जोड़ेंगे। देखो 13 और इस ब्रैकेट के बीच में गुणाई का संबंध होता है, 78 है। और किसी भी संख्या में मैं गुणे में एक लिख सकता हूँ, किसी भी संख्या में मैं गुणा एक लिख सकता हूँ। तो ये मेरा क्या है, प्रथम गुणनखंड। ये मेरा क्या है, ये मेरा है द्वितीय गुणनखंड। और ये मेरा है तृतीय गुणनखंड। मैंने इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड दिखा दिए, 1 2 3 तो दिखाई दिया। तो जिस भी संख्या की 2 से ज्यादा गुणनखंड वो क्या होती है, भाज्य होती है। क्योंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए ये क्या है बच्चों, ये एक भाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ इसके दूसरे वाले पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ। दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारे पास, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5। 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। 5 आपको क्या दिख रहा है, उभयनिष्ठ, निकालो उभयनिष्ठ। अंदर बचेगा 7 गुणा 6, 5 कम 5, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 कम 5, 7 छंग 42, 4 3 12 दूरी 24, 42 गुणा 24 प्लस 1। देखो मेरे प्यारे भाइयों, 24 को जब हम 24 दूनी 48 होता है, 48 का 8 हासिल लगा 4, 24 चौको 96, 96 और 4 कितना होगा, 100 होगा। तो 5 और इस ब्रैकेट के बीच में किसका संबंध है, गुणे का। तो यहाँ लगा देंगे गुणे का, और ये हो जाएगा 1009। किसी भी संख्या में गुणे में मैं एक लिख सकता हूं। तो बाबू ये मेरा क्या है, प्रथम गुणनखंड, ये मेरा है प्रथम गुणनखंड, ये मेरा है द्वितीय गुणनखंड, है ना, और ये मेरा है तृतीय गुणनखंड। ठीक है, तो ये जो शब्द मैंने यहाँ पर प्रयोग किए थे ये दोबारा से आप यहाँ लिख दोगे, चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अर्थात ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना, 1 2 3 गुणनखंड दिखा दिए, 3 दिखाते ही वो क्या हो गया, भाज्य हो गया। और यही हमको दिखाना था, यही हमें बताना था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ऐसा पथ है, मैं वृत्त बना के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, फिल कर देता हूँ। ये वृत्ताकार पथ है, ऐसा पथ है, खेल के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं,
कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपके पास रवि है, ये रवि है, मान लेते हैं ये रवि है। ठीक, रवि की जो टाइमिंग है वो बहुत कम है, तो रवि की टाइमिंग कितनी है, 12 मिनट है। तो अच्छी बात है, टाइमिंग कम है तो। ठीक है, जल्दी भागते हैं, मतलब स्टेमिना बहुत है रवि में। तो रवि 12 मिनट में भाग लेता है एक चक्कर। और उधर बात करें सोनिया, सोनिया की टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कितनी है, 18 मिनट। सोनिया जब भागती है तो उसको लगते हैं 18 मिनट एक चक्कर पूरा करने में, तो थोड़ी सी लेजी है सोनिया जी। यहाँ पर सोनिया है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि रवि अगर सोनिया दोनों को एक साथ रखो, एक ही जगह पर रखो और एक ही समय पर दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें। ठीक है, ये रवि है, सोनिया है, रवि भी इधर चल रहा है, सोनिया भी इधर चल रही है। ठीक है, दोनों अगर यूं चक्कर मारते रहें तो कितने देर के बाद वो पुनः मिलेंगे। देखो आप खुद सोचो, खुद अज्यूम करो, तुम और तुम्हारा दोस्त हो, तुम सर्कल में चक्कर मार रहे हो ग्राउंड ये, तो कोई ज़्यादा भाग रहा है तेज, कोई कम भाग रहा है, लेकिन जब भागोगे पूरे दिन भर अगर भागते रहोगे तो तुम कई बार एक ही जगह पर आकर टकराओगे, और भाई कैसा है ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे, हैं। तो वही चीज़ है कि दोनों जब एक साथ भागेंगे तो एक ना एक जगह जाके टकराएंगे ज़रूर, और दिन में कई बार टकराएंगे, है ना, कई बार टकराएंगे। लेकिन सबसे पहली बार कब टकराएंगे, सबसे पहली बार जब टकराएंगे उस पर समय लगेगा सबसे कम, है ना, कि मान लेते हैं 20 मिनट बाद टकराएगा, 30 मिनट बाद टकराएगा, लेकिन जब भी पहली बार टकराएगा वो समय सबसे कम वाला होगा, है ना। फिर 1 घंटे बाद टकराएगा, फिर 2 घंटे बाद टकराएगा, 3 घंटे बाद टकराएगा, ऐसा होगा। लेकिन सबसे पहले जब टकराएगा वो समय क्या होगा, वो अपने को चाहिए, और वो समय कम, न्यूनतम। तो नोट करके लिख लीजिए, जब भी बात आएगी न्यूनतम की, जब भी बात न्यूनतम यानी कि कम की आएगी तो हमें निकालना होता है एलसीएम, और जब भी बात आएगी अधिकतम की, जब भी बात आएगी अधिकतम की तो हमें निकालना होता है एचसीएम। ठीक है, ये नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों, ये आपके प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी कि हमें जो निकालना है, ये जो चीज़ मैंने बोली अभी आपको, उसको थोड़ा अपने शब्दों में यहाँ लिख लेना कि रवि और सोनिया जब दोनों भागेंगे दिन भर तो कई बार मिलेंगे, लेकिन सबसे कम समय में जब वो मिलेंगे वो हमें ज्ञात करना है, अर्थात हमें एलसीएम निकालना है। प्रश्नानुसार हमें निकालना है एलसीएम किसका, रवि का 12 मिनट और सोनिया का 18 मिनट। जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 18, कर दीजिए इनका गुणनखंड, काटो, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, 2 नम 18, 3 तियां 9, 3 एकम 3। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है एलसीएम। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 2 बार है, 3 1 बार है, और 18 को भी लिख सकता हूँ 2 1 बार है, 3 2 बार है। 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की अधिकतम घात, एलसीएम निकालना है, अधिकतम घात लेते हैं, और 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 नम 36, यानी कि 36 मिनट बाद रवि और सोनिया फिर से आकर यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, रवि और सोनिया फिर से 36 मिनट बाद उसी स्थान पर आकर दोबारा मिलेंगे। बताइए मजा आया कि नहीं पढ़ने में। तो सारे प्रश्न हमने आराम से सॉल्व किए हैं, एकदम आसानी की तरह। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। अपना ख्याल रखें, इस चैनल को हमने नया क्रिएट किया है, प्लीज़ इसमें अपना प्यार भर भर के दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। अपना नाम ज़रूर लिखें, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो कौन सा चाहिए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।